यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की जंग जारी है। गठबंधन को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी जहां आमने सामने हैं, वहीं कांग्रेस के चुनावी मैदान छोड़ने पर ओपी राजभर ने भी तंज कसा। केशव मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय निषाद का कहना है कि विपक्ष गठबंधन टूटने की अफवाह फैला रहा है। संजय निषाद का कहना है कि जीत जरूरी है, सीट नहीं। हम बीजेपी के साथ हमेशा रहेंगे। बीजेपी ने निषादों के आरक्षण समेत कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, बिक गया, बेच दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम ये ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए, मेरा एक विचारधारा रही और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी अगर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को सीट नहीं देने पर सवाल पूछ रही है तो बताए उसने अपने सहयोगी दल के साथ क्या किया, उन्हें टिकट क्यों नहीं दी। कांग्रेस के साथ हमारी जो रणनीति है उसकी झलक इन चुनावों के साथ 2027 के चुनावों में भी दिखाई देगी। आप बेहतर समझते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है। 9 सीटों पर जीत के दावे के साथ उन्होंने कहा कि एसपी की साइकिल सैफई के लिए रवाना हो चुकी है। 9 सीटें भाजपा गठबंधन भारी अंतर से जीत रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल का प्रस्थान सैफई के लिए हो चुका है और 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी, 1 में राष्ट्रीय लोक दल हमारे गठबंधन के साथी के रूप में लड़े। अच्छा, लोकसभा की तरह जो है सपा और कांग्रेस जो है एकजुट है इस चुनाव में और कांग्रेस नहीं लड़ रही चुनाव, क्या कहेंगे आप? एकजुट होकर के लड़े, झूठ का सहारा लिए, फरेब का सहारा लिए, इसलिए लोकसभा में कुछ उनको क्षणिक सफलता मिल गई है। लेकिन अब उपचुनाव होगा या 27 का विधानसभा चुनाव होगा, चाहे सपा कांग्रेस मिलकर लड़े चाहे अलग अलग लड़े, सुपड़ा साफ होगा, कमल खिलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में कुछ लोग सिर्फ विज्ञापन के लिए हैं, जिन्हें सिर्फ बयान देने के लिए रखा गया है। ये विज्ञापन का सामान है, क्योंकि सरकार ये जानती है मुख्यमंत्री जी फेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने फेस न करना पड़े, इसलिए कुछ असिस्टेंट रखे हुए उन्होंने। वो ये भी ये फेस तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए ना। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि यूपी में कांग्रेस 5 उन सीट पर लड़ना चाहती थी जहां से समाजवादी पार्टी हार गई थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर अब सभी 9 सीटों पर एसपी को जिताने का काम करेगी। 5 सीटें मांग की थी, उस समय बिल्कुल कायम हूँ, पर जो परिस्थितियाँ बनी प्रदेश के अंदर, जिस तरीके का जंगल राज, जिस तरीके के पूरे प्रदेश के अंदर एक दंगे का माहौल, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो अमेठी के अंदर हो चाहे वो जौनपुर में हो, पूरी तरीके से ये सब निर्णय लेते हुए ये निर्णय लिया गया, देखते हुए कि हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और इस जंगल राज को खत्म करेंगे। मेरठ पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा है। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल के कैरियर पर बैठकर कांग्रेस सिसक रही है। कैरियर पर बैठ कर सिसक रहे हैं कि करें तो क्या करें। मतलब राष्ट्रीय पार्टी
और 9 सीटों पर चुनाव एक भी सीट लेने के उम्मीदवारी नहीं कर पाए, ये तो राजनीति में आश्चर्यचकित रिजल्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब उनका है वो भाई न लड़े तो हम लोग का जबरी थोड़ा लड़ाएंगे कांग्रेस वालों को। ये 19 में भी सरकार बना रहे थे, 22 में भी बना रहे थे, 24 में भी बना रहे थे और 27 में भी बनाने की कोशिश में है। न 9 मन गेहूँ हुई न राधे गौने जी। उपचुनाव के दंगल में अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। 13 नवंबर को यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर वोटिंग होगी, वहीं 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। अब देखना ये है कि विधानसभा की इन सीटों पर एमडीए और इंडिया गठबंधन का स्कोर क्या रहता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के पास निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की होर्डिंग लगाई गई। इस होर्डिंग में डॉक्टर संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया गया है। तो 2027 के पोस्टर की झलक आपको 2024 में दिख रही है। 27 के खेवनहार संजय निषाद को इस पोस्टर में बताया गया है, इस होर्डिंग में बताया गया है। अजय सिंह नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ने पर्चा भरा। नॉमिनेशन के दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद थे। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर और अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम लोग जनता के बीच में हैं और जिस प्रकार से रेस्पॉन्स हमें मिला है, लोगों का विश्वास योगी जी और मोदी जी की नीतियों के प्रति है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कुंदरकी सहित सभी सीटें 9 की 9 एनडीए जीतेगा। अम्बेडकर नगर के कटहरी से बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद की जुबान फिसल गई। कटहरी के गोपालपुर में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि 13 को बटन दबाएंगे और 23 को हाथी निशान को जिताएंगे। फिर उन्होंने अपनी गलती सुधारी और कहा कि नहीं सॉरी, गलती हो गई, कमल को जिताएंगे। 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान सारी 13 तारीख को जो है बटन दबाएंगे और 23 को यहाँ पर जो है हाथी निशान और कमल निशान सारी। फूलपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने अपना पर्चा दाखिल किया। दीपक पटेल के नामांकन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और मंत्री दया शंकर सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने भारी वोटों से जीत का दावा किया। 9 सीटें भाजपा गठबंधन भारी अंतर से जीत रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल का प्रस्थान सफाई के लिए हो चुका है और 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी, 1 में राष्ट्रीय लोक दल हमारे गठबंधन के साथी के रूप में लड़े। अच्छा, लोकसभा की तरह जो है सपा और कांग्रेस जो है एकजुट है इस चुनाव में और कांग्रेस नहीं लड़ रही चुनाव, क्या कहेंगे आप? एकजुट होकर के लड़े, झूठ का सहारा लिए, फरेब का सहारा लिए, इसलिए लोकसभा में कुछ उनको क्षणिक सफलता मिल गई है। लेकिन अब उपचुनाव होगा या 27 का विधानसभा चुनाव होगा, चाहे सपा कांग्रेस मिलकर लड़े चाहे अलग अलग लड़े, सुपड़ा साफ होगा, कमल खिलेगा। फूलपुर में भी हैट्रिक लगने जा रही है। फूलपुर में बहुत भारी अंतर से भाजपा जीतेगी। ये बताइए कि इतना हुजूम उमड़ा हुआ है, पार्टी के वरिष्ठ नेता आपके साथ हैं, तो किस तरह से इस सीट पर नामांकन के बाद आपको अब सिनेरियो दिख रहा है? ये जनता का उत्साह है, इसका मैं सम्मान करता हूं और ये जरूर वोट में तब्दील होगा। और आज जो देखने को लग रहा है, आपने भी देखा है कि जिस उत्साह से लोग आए और लोगों ने समर्थन दिया है, निश्चित तौर पर भारी मतों से अंतर से हम लोग जीतेंगे। अच्छा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी आशीर्वाद है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस सीट से सांसद रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिला है, प्रभारी मंत्री का आशीर्वाद मिला है, तो किस तरह से इसे देखते हैं अपनी जीत के रूप में? निश्चित तौर पर बड़े नेताओं का आशीर्वाद था। आज मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, हमारे संगठन के अध्यक्ष जी का, और आज हमारे उप मुख्यमंत्री जी नामांकन कराने भी यहाँ आए हुए हैं।
तो सबका आशीर्वाद इसमें है और यही कारण है कि जीत का अंतर बहुत ज़्यादा रहेगा। क्या मुद्दे यहाँ पर हैं और किससे लड़ाई इस सीट पर मान रहे हैं आप? लड़ाई में कोई दूर दूर तक नहीं है। मुद्दा विकास का है, कानून व्यवस्था का है, जो आपके सामने है। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, गवाह हैं, प्रयाग के आप भी निवासी हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान और अभी जब से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बहुत फर्क है, चाहे वो विकास की बात हो चाहे वो कानून व्यवस्था की बात। उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने जिलाधिकारी और कमिश्नर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। अब से सरकार के फैसले से डीएम और कमिश्नर निवेश में दिलचस्पी लेंगे। राज्य सरकार ने निवेश को लेकर जिलाधिकारी और कमिश्नर की जिम्मेदारी तय की है। निवेश और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के आधार पर जिलाधिकारी और कमिश्नर की एसीआर तय होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि ग्लोबल समिट में 40 लाख करोड़ के निवेश मिले हैं, लिहाजा 40 लाख करोड़ के निवेश से 1.5 करोड़ का लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ऐसे में जरूरी है कि डीएम भी अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी निभाए। इन्वेस्टमेंट और सीडी रेशियो दोनों पे कलेक्टर साहबान और कमिश्नर साहबान दोनों स्पेसिफिक और फोकस तरीके से काम करें। तो शासन ने यह तय किया है कि साल के शुरू में हम हर जिले को ये बताएंगे कि आपके यहाँ 1 अप्रैल को सीडी रेशियो क्या है और अगले साल जब आप एसीआर लिखेंगे 31 मार्च तक का, तब फिर डीएम और कमिश्नर अपने एसीआर में इसका उल्लेख करेंगे कि उस समय सीडी रेशियो कहाँ पहुँचा है, ताकि ये। और दूसरी बात इसमें ये रखी गई है कि जो उनके ऊपर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर हैं वो इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना मंतव्य देंगे कि वो किस हद तक सहमत हैं और कहाँ तक ये बात सही है। तो ये दो जो मुद्दे हैं इन्वेस्टमेंट का कि उनके प्रयासों से उस वर्ष में जिले में कितना इन्वेस्टमेंट आया और उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला और सीडी रेशियो में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये दो चीज़ कलेक्टर और कमिश्नर इस साल के एसीआर से अपने एसीआर में इसको अंकित करेंगे और उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं वो इन बातों पे स्पेसिफिक तरीके से कमेंट करेंगे। यूपी में निवेश को लेकर डीएम और कमिश्नर की जिम्मेदारी तय होने पर कांग्रेस ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर निशाना साधा है। निवेश को लेकर कांग्रेस ने कहा कि डीएम कमिश्नर पर दबाव बनाना गलत है, सरकार अपने मकसद में फेल हो रही है और इसीलिए अब डीएम और कमिश्नर पर दबाव बना रही है। आप देख सकते हैं कि सरकार ने तमाम ग्लोबल समिट कराया, तमाम इन्वेस्टर्स मीटिंग्स कराई हैं, तमाम यहाँ पूरे देश के मैं कहूँ तो पूरे बाहर से भी लोग काफ़ी बिजनेसमैन बुलाए गए, पर कोई यहाँ इसका मतलब ये साबित होता है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। अब डीएम और कमिश्नर को अब दबाव डालकर केवल और केवल ये चीज़ों को कराना चाहेंगे तो पूरी सरकार फेल है। जिसका मतलब कि जो आपने सबमिट कराए, जो ग्लोबल मीटिंग्स हुई वो पूरी तरीके से फर्जी थी और वो पूरी तरीके से जनता को ठगने का काम किया इन्होंने। तो अब वो दूसरे के मत्थे मड़ रहे हैं डीएम कमिश्नर के ऊपर। मैं समझता हूँ कि सरकार अपने काम में, अपने मकसद में पूरी तरीके से फेल है और कुछ नहीं कर पाए, कोई इन्वेस्ट नहीं कर पाए, कोई रोजगार नहीं लोगों को दे पाए। जगतगुरु राम भद्राचार्य और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि व्यासपीठ के पास जाकर अभिनव रील बनवा रहे थे जिस पर राम भद्राचार्य ने उन्हें टोका और मंच से उतरने को कहा। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि राम भद्राचार्य दिखाई दे रहे हैं। वो स्टेज पर धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिनव भी नजर आ रहे हैं। वो बाबा के पास आने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहां कार्यक्रम जारी है और इस बीच बाबा का एक भक्त आता है और अभिनव को वहां से हटाता है, जिसके बाद वहां पर वो दोबारा आता है। फिर राम भद्राचार्य सख्त लहजे में उसे हटने का निर्देश देते हैं। मथुरा में संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक चल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक की शुरुआत की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 46 प्रांतों के 393 प्रांत और सह संघचालक, कार्यवाह और प्रचारक शामिल हो रहे हैं। बैठक में सामाजिक कुरीतियों, नौनिहालों पर इंटरनेट के दुष्प्रभाव पर चिंतन मंथन हो रहा है। साथ ही राष्ट्रीय, सामाजिक और समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। आरएसएस बच्चों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए अभियान चलाएगा। इस पर चर्चा चल रही है कि यह अभियान कैसे चलाया जाए।
विजयादशमी उद्बोधन में जिन जिन मुद्दों को लिया है, विशेष करके पंच परिवर्तन के विषयों पर उसको आगे क्रियान्वयन कैसे करना, समाज तक कैसे लेकर के जाना, इन सभी विषयों पर, इन सब मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। पर सामाजिक समरसता अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी संघ से जोड़ने का चर्चा की गई। सामाजिक समरसता का अर्थ हिंदू समाज के सभी जो जाति बिरादरी मत पंथ हैं उनके बीच में कैसे समरसता लाई जाए, मुख्यतः वो विषय उसके अंदर रहता है। मेरठ पहुंचे वन मंत्री अरुण कुमार ने भी ऑपरेशन मंकी पर सवाल किए जाने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंदर वन विभाग का एनिमल नहीं है और इसलिए बंदरों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उनके डिपार्टमेंट की नहीं बनती। वहीं मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि बंदरों की पॉपुलेशन को नियंत्रित करना जरूरी है। देखिए, बंदर वन विभाग का एनिमल नहीं है, इसलिए इसमें वन विभाग का कोई इफेक्ट नहीं है। ना तो हमारे उस पर बंदर पे कोई कंट्रोल का हमारी जिम्मेदारी है, ना बंदर के लिए किसी तरह का हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन नगर निगम मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि बंदर से लोगों को दिक्कत है। जैसा आपने बताया, बंदरों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो मैं तो यही कहूँगा इसमें अल्फा मेल का स्टरलाइजेशन होना चाहिए ताकि इनकी पॉपुलेशन कम हो। क्या सर, जैसे लंगूर को ये कैटेगरी में माना गया है, वो वन्य जीव की श्रेणी में आता है, लेकिन बंदर नहीं आता। लंगूर जो है वो वन्य जीव प्राणी है और उसके मामले में हमारे केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के लाज लागू होते हैं। लंगूर नहीं पाला जा सकता।